हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत फिट होंगे, फाइन एंड अच्छी से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक आपने देख ही लिया है, फिजिक्स की आपकी जो सीरीज है उसके फास्ट ट्रैक रिवीजन में आपका चैप्टर नंबर 3 है वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी का। आई होप आप सभी लोग प्रीवियस दोनों वीडियोस को देखकर आ चुके होंगे, जिसमें आपके सभी कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गए होंगे। पर जिस किसी ने भी नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद वो देख सकता है, क्योंकि इसका उसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो आज शुरू करते हैं अपने टॉपिक वैद्युत को। तो सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूं, कॉपी पेन तो आपको डेफिनेटली लेकर ही बैठने हैं और बैठने हैं। चलिए गाइस, शुरुआत है वैद्युत की। तो सबसे पहला टॉपिक आता है वैद्युत आवेश के बारे में। देखिए, वैद्युत आवेश की डेफिनेशन जो आपसे नहीं पूछेगा, नॉर्मली मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पर वैद्युत आवेश के बारे में आपसे क्या पूछेगा उसको मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। देखिए, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय व वैद्युतीय प्रभाव का अनुभव करता है। यानी कि ऐसा समझ सकते हैं कि कोई एक आपके पास सब्सटेंस है, पदार्थ है, जो कि अगर चुंबकीय गुण का या फिर वैद्युत के गुण का अगर अनुभव करता है तो उसका वो वैद्युत आवेश के रूप में समझ सकते हो उसको आप, कि वह वैद्युत आवेश कहलाता है। कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय बल का अनुभव करता है या चुंबकीय गुण का अनुभव करता है, तो वो आपका वैद्युत आवेश कहलाता है। जिसका फॉर्मूला होता है अपना Q बराबर NE। क्या होता है? Q बराबर NE। अब इसके साथ क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको समझते हैं। देखिए, Q बराबर NE के फॉर्मूले का हम एप्लीकेशन यूज कहां पर हो सकता है, या फिर आपसे क्या पूछा जाए। जैसे अब मैं एग्जांपल लूं आपके लिए कि एक धातु है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? एक धातु है, एक चालक तार है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा समझ सकते हो। एक चालक तार है जिस पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? आवेश की मात्रा। अब ये इस फॉर्मूले का आप यूज कैसे कर सकते हो, क्योंकि यहां पर जो n है वो n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है? वैद्युत आवेश, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, लेकिन तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम। अब क्वेश्चन है कि किसी तार पर 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी चालक पर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? आवेश की मात्रा क्या होगी? तो अगर आवेश की मात्रा पूछ रहा है, इसका मतलब Q के बारे में पूछ रहा है। Q कितना होगा? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स दिए हुए हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो n बराबर कितना है? 10 है। ठीक है, n बराबर कितना है? 10 है, तो हमको Q निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। तो Q की वैल्यू क्या निकालनी है? Q बराबर सिंपल है 10 गुणा n की जगह पर 10 लिख दिया, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19। मल्टीप्लाई करते हो तो इसका कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 18 कूलम। तो उस चालक तार पर कितना आवेश होगा? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है कि ऐसा समझो आप कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत सिंपल वे का क्वेश्चन है। ऐसा पूछ सकता है कि कोई 10 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत रिमेम्बर रखना है, और इस चैप्टर के तो फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, तो जो कि आपको रिमेम्बर रखने हैं और एक दूसरे में रिलेट करके समझते हुए चलना है वैद्युत को। ठीक है, तो ये तो था वैद्युत आवेश के बारे में। इसको मैं मिटा देता हूं, यहां से रफ कर देता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, अब है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश पढ़ लिया हमने कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय व वैद्युतीय प्रभाव का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। और एक फॉर्मूला पढ़ लिया Q बराबर NE। ठीक है, अच्छा, वैद्युत आवेश के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स के बारे में समझ ले। तो वैद्युत आवेश दो तरीका का होता है। एक तो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, एक क्या होता है? पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। वेरी सिंपल। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने आपको बता दिया। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को आप नोट करते हुए चलेंगे साथ के साथ।
हैंडरिटन नोट्स भी रेडी हो जाते हैं अगर आप साथ के साथ पढ़ते पढ़ते थोड़ा थोड़ा से जैसे जो पॉइंट्स मिलते हैं ना उसको हाथ के हाथ आप नोट करते हुए चले, जिससे आपके हैंडरिटन नोट्स रेडी हो जाते हैं, एक वन शॉट रिवीजन सा तैयार हो जाता है आपके लिए। तो टाइप्स कितने होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद अब हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया, आवेश के प्रकार कितने होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब आपको तो इतना तो पता ही है कि प्रतिकर्षण कब होता है और आकर्षण कब होता है, यानी अगर नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो क्या होता है, आकर्षण होता है, और नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। ये तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो आता है वैद्युत धारा का। क्या आता है, वैद्युत धारा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है अपना वैद्युत धारा, यानी कि अब वैद्युत धारा के इस डेफिनेशन को कैसे याद करोगे या डेफिनेशन को कैसे समझोगे, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले अपना फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूला होता है I बराबर Q अपॉन T। फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q अपॉन T। इस फॉर्मूले को समझ लीजिए कि आप डेफिनेशन याद कर लिए। ठीक है, फॉर्मूले को समझ गए तो आप समझ लीजिए आपने डेफिनेशन याद कर ली। तो अब देखिए डेफिनेशन क्या है, यहाँ पर Q क्या है आपका, आवेश है, और T क्या है आपका, समय है। T क्या है आपका, समय है। तो अब इसकी डेफिनेशन अगर आप बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर को, दर का मतलब होता है किसी समय के साथ परिवर्तन होना। ठीक है, दर का मतलब क्या होता है, समय के साथ परिवर्तन। तो हम कह सकते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश ही तो प्रवाहित हो रहा है। पर देखिए किसी भी चालक के अंदर जब धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं उसके अंदर। इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, यानी आवेश उसके अंदर गति कर रहा है तब उसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अगर आवेश गति ना करेगी तो धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। वेरी सिंपल लॉजिक। तो धारा प्रवाहित होने के लिए किसकी जरूरत है, आवेश के गतिमान अवस्था में होने की ज्यादा जरूरत है। तो हम लिखेंगे आवेश किसी चालक में, किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। अब दूसरे तरीके से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आप इस एक डेफिनेशन और बना सकते हो इस तरीके से कि जो यहाँ पे जो टी दिया हुआ है इसको हम अगर एक मान लें कि अगर एक सेकंड में जितना भी आवेश प्रवाहित होगा वो सब किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर टी बराबर एक सेकंड मान के चलूँ कि एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होता है तो आई बराबर क्या निकल कर आएगा, क्यू निकल कर आएगा। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि एकांक समय में यानी एक सेकंड में, एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। तो एक डेफिनेशन आप ऐसे भी बना सकते हो कि एकांक समय में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। वेरी सिंपल। तो फॉर्मूला याद रख रहेगा आपको भी को, I बराबर Q अपॉन T। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक होता है सर, इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एम्पियर ही बोल सकते हो। अगर आप इसके तरीके से लिखना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, कूलम प्रति सेकंड, क्योंकि आवेश का मात्रक होता है कूलम और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलम प्रति सेकंड या फिर सीधी शॉर्ट फॉर्म में एम्पियर। ज्यादातर आपको एम्पियर देखने को मिलेगा
लेकिन हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कूलम प्रति सेकंड लिख दे, तो तब भी ये भी क्या होगा, आपका धारा का ही मात्रक होगा। तो आई होप आपको धारा अच्छे से समझ में आई, विद्युत आवेश अच्छे से समझ में आया आपको। दो फॉर्मूले मिले हमको, एक तो मिला Q बराबर NE और एक मिला I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इन दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे से कंबाइन करता हूँ, दोनों फॉर्मूले को एक दूसरे से कंबाइन करता हूँ। यहाँ पे आपको विद्युत धारा के अंदर फॉर्मूलों को अच्छे से लर्न करना है, फॉर्मूले अच्छे से लर्न हो गए और एक दूसरे में कंबाइंड कैसे करना है इनको, अगर ये आपको अच्छे से आता है तो डेफिनेटली आप किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं छोड़ पाओगे और अच्छे से आप डेफिनेशन को भी याद कर पाओगे अगर आप इनके फॉर्मूले को याद कर लेते हो तो। क्योंकि फॉर्मूले से अगर डेफिनेशन बनाना सीख गए तो आप अपनी, ये समझ लीजिए आप फिजिक्स को अच्छे से समझ गए अगर आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बनाना सीख गए। अब इसका बनाना कितना आसान था, T नीचे था Q ऊपर था, तो मैंने सीधा कह दिया कि एकांक समय में T को हमने 1 मान लिया, तो एकांक समय में किसी भी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T होता है। प्लीज गाइस इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब देखिए, मैं इन दोनों फॉर्मूलों को एक दूसरे से कंबाइन करता हूं, तब एक नया फॉर्मूला निकल कर आएगा। मैं ओवरऑल इसको मिटा देता हूं जिससे मुझे और स्पेस मिलेगा समझाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है रिगार्डिंग टू फिजिक्स, अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है समझने में, या फिर देखिए न्यूमेरिकल की आप चिंता नहीं करोगे, कोई भी किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल का कमेंट नहीं देखने को मिले मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने आपको स्पष्ट पहले ही लेक्चर के अंदर कह दिया था कि पहले में पढ़ेंगे अब अपन थ्योरी को 4-5 वीडियोस के अंदर पूरा कंप्लीट थ्योरी करने के बाद फिर आपके डेफिनेटली मैं न्यूमेरिकल जरूर कराऊंगा, आपको नहीं छोड़ने वाला मैं न्यूमेरिकल तक, यानी पूरी फिजिक्स को जब तक करा नहीं दूंगा तब तक आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, आपको मेरे साथ बने रहना ही होगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। अगर आप बीच में छोड़कर जाते हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ये मैं नहीं तय कर सकता, ये आपको खुद समझना। देखिए दो फॉर्मूले पढ़े मैंने, Q बराबर एक NE पढ़ा और एक पढ़ा मैंने I बराबर Q अपॉन T। अच्छा, Q बराबर NE है, इसको मैं यहां पर पुट कर दूं NE अपॉन T, इसके नीचे एक मान लू तो I इंटू T बराबर निकल के आएगा फॉर्मूला NE, तो IT बराबर NE, एक फॉर्मूला आपका यहां से निकल के आता है। यहां पर N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, लिखते हुए चलेंगे साथ के साथ। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है, और T क्या है, समय, कितने समय लगेगा, I क्या है यहाँ पर धारा है। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, फिर अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप इसके साथ के साथ लिखिए कि 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है, 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर 3 एम्पियर, एएमपी बोलते हैं एम्पियर को। एक माइक्रो एम्पियर, माइक्रो म्यू, चलिए मैं लिख देता हूं, एक माइक्रो, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, माइक्रो एम्पियर, इसलिए मुझे याद भी आ गया, 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर। ये आपको 101% श्योरिटी के साथ नोट करने हैं, हर किसी को 3 स्टार है इनके पास, हो सकता है ये पेपर में आपसे पूछा जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर में 20 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके इस बार, तो शायद लकीली आपके पास ये मिल जाए आपके पेपर में। तो 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 6। प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक वैद्युत विभव की तरफ। चलिए अब देखिए, वैद्युत विभव, सभी लोग परेशान हैं डेफिनेशन को समझने में। डेफिनेशन याद, कितनी डेफिनेशन याद होंगी, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में ही स्पष्ट कह दिया कि आपको डेफिनेशन याद नहीं करनी है, अपन को तो याद करना है सिर्फ एक फॉर्मूला, वैद्युत विभव का फॉर्मूला रट जाए किसी भी तरीके से। वैद्युत विभव, इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W अपॉन Q, बस ये याद हो जाए। अब डेफिनेशन बना लोगे, देखिए मात्रक लिख देता हूं इसका, वैद्युत विभव का मात्रक होता है वोल्ट,
विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अच्छा, अब इसका डेफिनेशन कैसे बनाओगे? तो अभी जो पहले डेफिनेशन बनाए थे उसी की तरह बना लेते हैं। क्यू क्या है? नीचे लगा हुआ है, बट्टे में, हर में लगा हुआ है, तो मैं लिखूंगा एकांक आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से, ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक, इसकी फिगर बनाता हूं मैं आपको, इसके समझने में और आसानी होगी। चलिए नीचे बना दूंगा। एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, यहां W जो क्या है आपका? कार्य है। आवेश क्या है आपका? Q है। तो किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, कहलाता है। सिंपल, कितनी इजी वे में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन लिखा दी, और डेफिनेटली आपको याद भी हो गई होगी। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लीजिए। क्या था फॉर्मूला? V बराबर W अपॉन क्यूब। अब सर डेफिनेशन कैसे बनाओगे? सिंपल, क्यूब नीचे है आपका तो आप लिखोगे एकांक समय में, सॉरी क्यूब नीचे है तो आप लिखोगे एकांक आवेश को अनंत से। अब फिगर कैसा है इसका देखिए, समझते हैं। मान लीजिए कि इन्फिनिटी तक एक कोई पॉइंट है, यहाँ पर मेरा एक +Q कूलम आवेश है, इसको मुझे यहां तक लाना है, यहां तक, यहां तक। तो अब ये क्या है? यहाँ पर चार्ज है, चारों तरफ क्या है? चार्ज है, यानी आवेश है। अब आवेश है तो अगर इस आवेश को इस आवेश के अंदर मैं लेकर के आऊंगा, ठीक है, इस आवेश को मैं इस आवेश के अंदर लेकर के आऊंगा, तो ये अपने आप तो नहीं आ पाएगा, अपने आप तो नहीं आ पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? मुझे अलग से ताकत लगानी होगी, यानी अलग से मुझे इसको पावर देनी होगी, जिससे कि ये अंदर की ओर चला जाए, अलग से इसके अंदर की ओर चला जाए। जैसे कि यहाँ तक ये आ गया मान लीजिए, इसके बाद ये अपने आप नहीं जाएगा, तो इसको और पावर देनी पड़ेगी। तो इसको अंदर तक घुसाने में जितना भी मुझे काम करना पड़ेगा, यानी अंदर तक यहाँ तक पहुंचाने में मुझे W काम करना पड़ेगा, W यानी वर्क, वर्क करना पड़ेगा। इसको मुझे यहाँ पर बल लगाना पड़ेगा। जितना भी मैं काम करूंगा वो हमारा विद्युत विभव के रूप में स्टोर हो जाएगा, वैद्युत विभव के रूप में क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W विद्युत विभव कहलाता है, जिसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, जिसका मात्रक क्या होता है गाइस? वोल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि हमको पता था Q बराबर IT, एक फॉर्मूला भी होता है। तो मैं एक नया फॉर्मूला भी बना सकता हूं यहां से, क्योंकि यहाँ पर क्या लिख सकता हूं? IT। तो V बराबर W बराबर यहां से क्या मिला मुझे? W बराबर VIT, एक नया फॉर्मूला मिल गया, W बराबर VIT। तो ये फॉर्मूले जहां कहीं भी हमको जरूरत पड़ती है उनको हम एक दूसरे में कंबाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे Q का मान हमको पता है IT होता है, तो मैंने Q की जगह पर IT रख दिया, V बराबर IT हो गया, W बराबर VIT हो गया। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बन गया? W बराबर VIT। W क्या है यहाँ पर? कार्य, और कार्य की विभव क्या होती है? यानी मात्रक, जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई। प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मूव करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, चलिए वैद्युत विभवांतर से पहले एक काम करते हैं, इनके भी जो कॉन्सेप्ट थे उनको भी लिख लेते हैं, जो आपके लिए काम आएंगे। जैसे कि 1 मिली वोल्ट, जैसे मैंने मिली एम्पियर लिखा था ना, 1 मिली वोल्ट कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। ठीक है, 1 माइक्रो वोल्ट, माइक्रो वोल्ट कितना होता है? 10 की पावर माइनस के 6 वोल्ट। ठीक है, 1 किलो वोल्ट 10 की पावर प्लस के 3 वोल्ट। 1 मेगा वोल्ट, 1 मेगा वोल्ट 10 की पावर प्लस के 6 वोल्ट। इनको नोट कीजिए फटाफट से, फिर चलते हैं अगले टॉपिक वैद्युत विभवांतर की तरफ।
मूव, जल्दी 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 कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए गाइस, तो देखिए वैद्युत विभवांतर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के जैसा है, बिल्कुल सेम इसी के जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, पर उसमें थोड़ा सा डिफरेंस इतना आता है, ये फॉर्मूला तो इसका एक जैसा ही रहता है। यहाँ पर वैद्युत विभवांतर की बात है, विभवांतर विभवांतर, ठीक है, वैद्युत विभवांतर, एक मिनट लिखते दो, कैसे लिखते हैं विभवांतर, तो विभवांतर लिख दिया। तो इसमें क्या होता है, डेल्टा लगाना पड़ता है बस, ठीक है, डेल्टा V बराबर W/Q, फॉर्मूला सेम वही, डेफिनेशन सेम वही, बस इसको यहां से एक अंक आगे इसको अनंत से ना लिख के जो लिखना पड़ता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W विद्युत विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। बस इतना फर्क है और कुछ भी नहीं है। विद्युत विभवांतर और इसके फॉर्मूले भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें क्या होता था कि जैसे मैं इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट को लेकर आता था, Q को एक बिंदु तक लेकर आया, मान लीजिए A, तो ये तो हो गया विभव। अब A से अगर मैं B तक और लेकर जाऊं उसको, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में विभवांतर, यानी एक पहले वाला विभव और दूसरे वाला विभव, इन दोनों का मैं माइनस करूं, मुझे मिलेगा विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है दो बिंदुओं पर विभवों का अंतर, यानी इस पर विभव कितना था, इस पर विभव कितना था, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो विभवांतर कहलाएगा। फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है, कोई भी अलग कुछ भी चीज नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। आराम आराम से पढ़ते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। अभी तक हमने सिर्फ 3-4 डेफिनेशन और 3-4 कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, और इससे ज्यादा अलग अभी कुछ नहीं पढ़ा है हमने। चलिए, अब है अपना सबसे इंपोर्टेंट हथियार, सबसे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर का, और जो कि आने के चांसेस हैं, क्या है, ओम का नियम, यानी ओम्स लॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ना है और अच्छे से समझना है। देखिए क्या है इसका पूरा फंडामेंटल, आपको ये लर्न करना है, मैं लिखकर बताता हूं आपको। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे क्या होती हैं, जैसे उसकी लंबाई हो गई, क्षेत्रफल हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, एज इट इज जितनी भी भौतिक अवस्था है उनका ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, ताप, दाब आदि में परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर विभवांतर, तो चालक के सिरों पर विभवांतर भी चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है, I प्रोपोर्शनल टू B, यानी I जो है B के अनुक्रमानुपाती होती है। कब? जब किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। जैसे कि
एक मैंने कोई चालक लिया जिसकी कोई भी मुझे फिजिकल कंडीशन में एक्सचेंजेशन नहीं करना है, कोई भी बदलाव नहीं करना है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई में बदलाव नहीं करना है, क्षेत्रफल में बदलाव नहीं करना, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लगाया गया नहीं लिखा है, बस मैंने इतना लिख दिया है कि चालक के सिरों पर विभवांतर। आपको यहाँ नोट वगैरह कुछ नहीं करना, वो तो मैं आपको नोट करके पढ़ के सुना रहा हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा याद हो, आपके दिमाग में ऐसी कुछ रील बन पाए जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर विभवांतर, लगाया गया विभवांतर, चालक में बहने वाली धारा आई, चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे विभवांतर को बढ़ाएंगे धारा भी बढ़ेगी, जैसे जैसे विभवांतर को कम करेंगे धारा भी कम होगी। अब इस अगर अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो एक V प्रोपोर्शनल टू I, तो एक अनुक्रमानुपाती साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसका नाम है यहाँ पर I, वही R, जिसका नाम क्या है R, जो कि क्या है कांस्टेंट, जिसको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया इसको नाम दिया गया प्रतिरोध, जो कि कांस्टेंट रहता है। प्रतिरोध, एक किसी चालक के लिए जो प्रतिरोध होता है वो फिक्स होता है कि इसके चालक का प्रतिरोध इतना ही होगा, जो कि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू में निकल कर आया, फॉर्मूला निकल कर आया V बराबर आई आर या आर आई इतना भी। तो R बराबर यहां से क्या मिलता है अपने को V अपॉन आई, जो क्या है चालक का प्रतिरोध है। R क्या है यहाँ पर चालक का प्रतिरोध, R क्या है चालक का प्रतिरोध है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर ये प्रतिरोध क्या चीज होती है, तो उसको समझते हैं। देखिए, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तो जब किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उस चालक के धारा के मार्ग में जितना भी अवरोध आता है, जितना भी रुकावट आती है, वो सभी आपकी प्रतिरोध की वजह से आती है, उसी को हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल या आपको बात बताऊं कि आप एक सक्सेस होने के लिए या फिर आपको अपने सक्सेस होने के लिए कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति अगर अपने जीवन में सक्सेस होता है तो वो कितनी मुसीबतों का सामना करने के बाद सक्सेस होता है, कितनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ के उनको हटा के उनको क्लियर करके सक्सेस होता है। तो जितनी भी वो प्रॉब्लम्स आए उसके सक्सेस के उसमें वो क्या है उसका प्रतिरोध है, उसकी सक्सेस के बीच का प्रतिरोध है। ऐसे ही जब किसी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उनके बीच में जितना भी प्रतिरोध आता है, जितना भी रुकावटें मिलती हैं, वो सभी क्या होती है उसकी प्रतिरोध ही कहलाती है। जैसे डेफिनेशन के तौर पर अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं तो क्या है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न होती है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। तो विद्युत धारा के प्रभाव में उत्पन्न हुई रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो क्या रुकावट आ रही है जिसकी वजह से विद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में जो रुकावट आती है उसको हम विद्युत प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला बनता है हमारा V बराबर आई आर, जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है और आपको ओम के नियम को तो बहुत अच्छे से याद रखना है। ओम के नियम के अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं तो ग्राफ कैसा होता है, इसका पूरा डिक्टेशन लिखकर आना है आपको पेपर के अंदर। अगर आता है कि ओम के नियम का उल्लेख कीजिए तो सर्वप्रथम आपको लिखना है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार, मेरे साथ बोलेंगे, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन ना किया जाए तो उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, I प्रोपोर्शनल टू V। तो V बराबर आई आर, जहां R एक कांस्टेंट है जिसको प्रतिरोध कहते हैं, R बराबर V अपॉन आई, जहां R चालक का प्रतिरोध होता है। फिर उसके बाद आपको ग्राफ को बना देना है। ये हो गया V, ये हो गया I और ये हो गया R। V और I के बीच में ये क्या हो गया आपका प्रतिरोध का ग्राफ। इतना आप करके आओगे डेफिनेटली आपके, अगर ये 4 नंबर में आता है तो 4 नंबर आपके पक्के हो गए। तो ओम का नियम सभी को क्लियर, हैंड्सअप करेंगे सभी लोग, ओम का नियम क्लियर हो गया सर। फिर चलते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। और आगे का कॉन्सेप्ट क्या है? आगे का कॉन्सेप्ट है कि जो प्रतिरोध है किन किन चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि
कि प्रतिरोध अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं तो प्रतिरोध का क्या होगा, बढ़ जाएगा घट जाएगा। इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा आगे की ओर समझकर कि प्रतिरोध अगर लंबाई बढ़ा दूं तो प्रतिरोध का क्या होगा, चौड़ाई बढ़ा दूं तो प्रतिरोध का क्या होगा। ये सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं प्रतिरोध के बारे में। तो प्लीज स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं प्रतिरोध के डिस्कशन की तरफ। चलिए अगला टॉपिक समझते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, यानी कि उनको उससे या तो वो बढ़ता है या फिर वो घटता है। तो उससे पहले देखिए हमारा फॉर्मूला था V बराबर बी अपॉन आई, सॉरी R बराबर बी अपॉन आई। तो हमने प्रतिरोध के मात्रक के बारे में तो डिस्कशन किया ही नहीं कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है गाय ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बच्चों, ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक, जिसको हम इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। अब बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। प्रतिरोध सबसे पहले बात करते हैं लंबाई पर, लंबाई। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एक अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं रह रही है, आपको एकदम वेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियरिटी के साथ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अगर आपको ज्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ कि सर आप थोड़ा सा तेज तेज पढ़ा रहे हो, जल्दी जल्दी समझा रहे हो, थोड़ा सा स्लो कीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं उसी तरीके से पढ़ाऊंगा जैसा आप चाहते हो कि स्लो पढ़ाऊं तो स्लो पढ़ा दूंगा, स्पीड की बात करते हो तो स्पीड की तरीके से पढ़ा दूंगा। वैसे मेरे हिसाब से मैं एकदम मेंटेन की स्पीड से चल रहा हूं, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आपको उस हिसाब से पढ़ाया जाए। जैसे कि मानो कि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ हो कि आपके पेपर अभी नहीं है, पेपर आपके लास्ट 14-15 दिन के बाद आपके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है तो आप वीडियो को थोड़ा सा कम पर देख सकते हो, इसकी स्पीड को, प्लेबैक स्पीड को कम कर सकते हो, जिससे आपको धीरे धीरे समझ में सभी चीजें आएंगी। और वीडियो को लाइक तो सभी लोगों को करना ही करना है, मैं हर वीडियो के अंदर यही बात कहता हूं, पर लेकिन कुछ बच्चे बात को समझते ही नहीं है। आपको वीडियो को लाइक करने के लिए कोई पेमेंट, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपको देखिए इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैथ्स और फिजिक्स पूरी क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है विदाउट नो फी। आपको कोई भी फी देने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको कोई भी फी आपके किसी भी तरीके की नहीं मांगी गई है। सिर्फ आपसे एक, जो आप ऐसा समझ सकते हो कि गुरु दक्षिणा के तौर पर आपसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो आपको पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करे बिना नहीं जाएंगे। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो। आप चाहते हो कि मेरा भी फ्रेंड इस तरीके से पढ़ ले, अच्छी से उसको समझ में आए, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हो, लेकिन वीडियो को लाइक करे बिना आप नहीं जाओगे, इतना डेफिनेटली तय है। चलिए तो देखिए अब आप अपने टॉपिक पर आता हूँ। 1 मिनट आपका वेस्ट किया, उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले लंबाई। तो लंबाई, अगर मैं तार की लंबाई बढ़ा दूं, मैंने एक तार लिया हुआ है, प्रतिरोध हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे क्या है। हमने एक बिजली का तार ले लिया, अब बिजली का तार ले लिया तो हमको पता है कि अगर मैं लंबाई बढ़ा दूं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा भाई, डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मैं लंबाई, तार की लंबाई को बढ़ा देता हूं तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो क्या ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है? बिल्कुल एग्जैक्ट, ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। अब कैसे बढ़ेगा? बहुत से बच्चों के दिमाग में डाउट है कि ये ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कैसे बढ़ता है। देखिए इसको थोड़ा छोटे से स्टेप में एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि आपकी किताब के अंदर इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है। पर मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध कैसे बढ़ता है। चलिए ये आपको आपके 12th क्लास की फिजिक्स के अंदर मिलेगा। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास एक इस तरीके का एक वायर है, एक तार है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। अब इसका मैं टेम्परेचर मान के चलो नॉर्मल टेम्परेचर पर है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है इसका, और इस नॉर्मल टेम्परेचर से मैं, यानी रूम टेम्परेचर पर है ये, अगर इस नॉर्मल टेम्परेचर से मैं इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई कर दूं, यानी कि थोड़ा सा बढ़ा दूं, मान के चलो कि 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर पर है, मैं इसको कर देता हूं 40 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, बहुत काफी बढ़ा दिया मैंने। तो क्या होता है कि जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं
जैसे ही मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं। अब देखिए मैंने शायद बताया होगा, नहीं भी बताया तो इसको पहले बताना चाहिए था, याद नहीं रहा, हो सकता है, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन मैंने बता दिया होगा, इतना डेफिनेटली है। किसी भी चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है वो किस कारण से होती है, किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाहित होती है किस कारण से हो सकती है, तो होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से धारा प्रवाहित होती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है या नहीं है। किसी चालक के अंदर जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह चालक उतना ही अच्छा होगा, बैल होगा, बहुत अच्छा होगा उसमें धारा प्रवाहित करने के लिए। जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही बेकार चालक कहलाता है, ऐसा समझ सकते हो आप एक इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर। तो किसी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, आप इसको नोट डाल करके अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए कि किसी चालक में प्रवाहित धारा प्रवाहित करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, धारा प्रवाहित क्यों होती है, किस कारण से होती है। तो धारा प्रवाहित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। किसकी वजह से? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो अब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे धीमी धीमी तरीके से गति कर रहे हैं, यानी अगर इसके नॉर्मल टेम्परेचर है तो आराम आराम से गति कर रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने में मान के चलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। और जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे इस वायर का टेम्परेचर ऊपर कर देता हूं यानी बढ़ा देता हूं, तो अब ये इलेक्ट्रॉन तेज तेज गति करने लगेंगे। अब क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स तेज गति करेंगे, और जितनी तेज गति करेंगे उतनी ही इनकी टक्करें आपस में बढ़ जाएंगी, जितनी ही टक्कर इनकी आपस में क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अगर आपको किसी वीडियो के अंदर आराम आराम से सफलता आराम से धीरे धीरे भगाया जाए तो आपकी चांसेस कम होंगे कि आप किसी से कम टकराओगे। जैसे होता है ना कि आप गाड़ी स्लो चलाइए, टक्कर कम होगी, एक्सीडेंट कम होगा, और जितनी स्पीड से आप गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स में जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड गति करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी गति करते हैं, और जल्दी जल्दी गति करेंगे तो जल्दी जल्दी टकराव होगी, और टकराव होगा तो क्या होता है, टकराव का मतलब तो प्रतिरोध ही होता है सीधा सीधा। जितना टक्कर करेंगे अपनी एनर्जी को लॉस्ट करेंगे, एनर्जी को लॉस्ट करेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी टक्करों की संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है, जिससे टेम्परेचर बढ़ाने से टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो हमारा प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। हो सकता है आपकी समझ में आया हो या ना आया हो, पर थोड़ा सा, हाँ मुझे पता है कि थोड़ा बहुत आपको इधर उधर समझ में तो आ गया होगा कि ये क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स की जो गति है वो बढ़ जाती है, और गति बढ़ जाती है तो उनके टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और टक्कर अगर ज्यादा होंगी, इलेक्ट्रॉन्स आपस में ज्यादा टकराएंगे तो ऑब्वियसली उनका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल की वजह से क्या होता है, प्रतिरोध कम हो जाता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल की वजह से। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। इसीलिए क्या होता है कि मोटे तारों का प्रतिरोध छोटे तारों के प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। मोटे तारों का प्रतिरोध छोटे तारों के प्रतिरोध से कम होता है। तो ये 3 स्टेप से तो आपको याद रखने हैं। अगर इनको मैं एक लाइन में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, L/E। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि कौन कौन बातों को प्रभावित करता है प्रतिरोध। टेम्परेचर को प्रभावित करता है, लंबाई को प्रभावित करता है, क्षेत्रफल को प्रभावित करता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो क्या है आपकी विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध। तो उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। देखिए अब अपना टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। अब देखिए इसको कैसे याद करना है, कैसे समझना है, सिंपल है। अभी हमने क्या पढ़ा था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, तो इस जो साइन है इसका, अगर इसमें साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसका नाम है रो, जिसको बोलते हैं रो। इस तरीके से बनाते हैं कि इस तरीके से पी जैसा, इसको बोलते हैं क्या, रो, जिसको हम फिजिक्स में बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो बराबर RA/N, इसको बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध,
विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। इससे डेफिनेशन से ही आप आसानी से इसको बना सकते हो। यहां से आपको याद रखना है विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला R अनुक्रमानुपाती होता है L के और व्युत्क्रमानुपाती होता है S के। यानी कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू आपको निकल कर आई वो क्या होती है, आपकी विशिष्ट प्रतिरोध का काम करती है। तो रो बराबर RA/L, जिसका मात्रक क्या होता है ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक ओम मीटर। ये आपको याद रखनी है। अगर इसकी लैंग्वेज की फॉर्म में मैं बताऊं आपको तो ओम मीटर ही, या फिर इसका आपको एक अलग से मात्रक होता है, शायद साइमन होता है शायद, ठीक है, लेकिन फिर आपके सिलेबस के अंदर नहीं दिया गया है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रो बराबर होता है RA/L, RA/L, ठीक है। तो विशिष्ट प्रतिरोध को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। ओम मीटर को मैं मिटा देता हूं। अगला डिस्कशन है अपना टॉपिक का, इंपोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आते हैं इससे, लेकिन न्यूमेरिकल वाले सेशन में हम न्यूमेरिकल करेंगे डेफिनेटली। चलिए अगला सेशन टॉपिक है आपका प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए क्या है प्रतिरोधों का संयोजन, इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन यानी हम लगातार 3-4 प्रतिरोधों को श्रेणी में जोड़ दें, ठीक है, जिसका नाम है, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2, इसका नाम है R3, इसका नाम है R4। ये 4 प्रतिरोधों को मैंने श्रेणी क्रम में इस तरीके से जोड़ दिया, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा A और B के बीच में। तो कुल प्रतिरोध, तो RAB जो निकालूंगा मैं, सभी को मुझे ऐड कर देना है। सभी को क्या कर देना है, मुझको ऐड कर देना है, ठीक है। ये तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अगर समांतर क्रम की बात करूं तो समांतर क्रम में क्या होता है, इस तरीके से होता है। समांतर क्रम की फिगर किस तरीके की होती है, यानी कि आपको अगर इसके न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है ना, तो आपको इसके न्यूमेरिकल इतनी अच्छी तरीके से सिखा दूंगा कि आपकी सभी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। इतनी अच्छी बेहतर ढंग से सिखा दूंगा आपको, यानी इतना तो मैं आपको डेफिनेटली श्योर करके दे सकता हूं कि आपको इसकी न्यूमेरिकल में नहीं अटकोगे, इतना तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि आपको इसके न्यूमेरिकल करने आने चाहिए और आपका एक न्यूमेरिकल इसमें जरूर देखने को मिलेगा आपके पेपर में, और वो डेफिनेटली मैं आपको 100% श्योर करता हूं कि वो आपसे नहीं छूटेगा। इस बात की आपको चिंता नहीं करनी है। फिलहाल अभी हम थ्योरी पर चल रहे हैं, तो न्यूमेरिकल का मैं डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, 20 से 20 इसको नहीं छीड़ना चाहता। अब देखिए इसको अगर मैं श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ता हूं, सेकंड टॉपिक है अपना समांतर क्रम। समांतर क्रम का फिगर इस तरीके का होता है। तो समांतर क्रम में क्या होगा इनका, समांतर क्रम, तो समांतर क्रम में होंगे आपके 1/R टोटल AB, ऐसा लिख दूंगा कि A और B। तो टोटल इनका जो R होगा वो 1/R1, 1/R2, 1/R3 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन ये हो गया आपका, समांतर क्रम संयोजन आपका ये होगा। ये फॉर्मूले आपको दिमाग के अंदर एकदम फिक्स बैठा लेने हैं, कोई भी इसमें कोई भी लॉजिकली फंडामेंटल नहीं है कि इसमें ऐसा होगा, इसमें ऐसा होगा। सीधा सीधा याद रखिए, श्रेणी क्रम में क्या होगा, ऐसा होगा, समांतर क्रम में क्या होगा, ऐसा होगा। श्रेणी क्रम की पहचान कैसी होती है कि इसमें सिर्फ एक ही वायर होता है, उसी से ये सभी जुड़े हुए होते हैं। ये पहला जो प्रतिरोध है
एक ही वायर के पहले सिरे से, फिर अगला प्रतिरोध उससे सिरे से, फिर अगला प्रतिरोध उसके सिरे से, यानी एक ही वायर में सभी मैंने अटैच कर दिए। लेकिन जो समांतर क्रम होता है उसके अंदर क्या होता है कि इसके जैसे ये आपकी एक बैटरी है, जहां से एक तार आपका इधर जा रहा है और एक तार आपका इधर जा रहा है, तो फिर 3 तार अलग अलग जुड़े हुए हैं। ये अलग से एक सेपरेट तार है, प्रतिरोध है, ये अलग से एक सेपरेट प्रतिरोध है, अलग तार से जुड़ा हुआ है, ये अलग से एक सेपरेट प्रतिरोध है जो कि अलग तार से जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग से जुड़े हुए होते हैं। समांतर क्रम में क्या होता है, सब सेपरेट होते हैं, और श्रेणी क्रम में सभी को एक ही तार के साथ में अटैच कर दिया जाता है। इसकी सबसे अच्छी पहचान यही है कि आपको चेक करना है कि कौन अलग अलग तरीके से जुड़ा हुआ है और कौन एक जैसे सिरे से जुड़ा हुआ है। आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना विद्युत ऊर्जा। चलिए, अब अपना टॉपिक है विद्युत ऊर्जा के बारे में। देखिए, वैसे विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला है अपना कहां से निकल कर आता है उसको समझते हैं। W बराबर V बराबर W अपॉन Q हमने फॉर्मूला पढ़ा था विद्युत विभव। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो W बराबर निकल कर आता है अपना W बराबर निकल कर आता है अपना V इंटू में Q। W बराबर V इंटू Q, यानी कि ये क्या है, ऊर्जा है जो कि किसके नाम से है, विद्युत ऊर्जा के नाम से। इसी का नाम अपना विद्युत ऊर्जा हो गया। अब लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे बनाओगे, इसकी डेफिनेशन आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाओगे तो थोड़ा सा बेहतर डेफिनेशन नहीं कहा जा सकता उसको, क्योंकि ये फॉर्मूला तो उसके लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा जहां काम होता है वहां ऊर्जा ऑटोमेटिक होती है। यानी W यानी वर्क है, वर्क मतलब ऊर्जा ही है, वर्क का मतलब ऊर्जा ही है, जूल, इसका मतलब क्या है, जूल है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ विद्युत ऊर्जा क्या है। किसी चालक में आवेश को प्रवाह करने में जितनी भी एनर्जी का लॉस होता है वो आपकी विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, आवेश को प्रवाहित करने में जितने भी एनर्जी लॉस होता है, और एनर्जी लॉस कैसे होता है, एनर्जी लॉस कैसे होता है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ इसके बारे में। फॉर एग्जांपल, आपका एक वायर है जो कि आपके मेंस से कनेक्टेड है, यानी कि आपकी लाइट जहां से आ रही है वहां से आपका तार कनेक्टेड है। ठीक है, अब तार से आपके जितने भी तार से उसके बाद आपके घर के अंदर लाइट आ रही है, घर के अंदर आपके पूरा जैसे सिस्टम चल रहा है, जैसे मान के चलिए यहाँ से आपकी लाइट आ रही है इस जगह से, ठीक है, इस जगह से आपकी लाइट आ रही है यहाँ पे इस तार से, और इस जगह से फिर आपके घर के अंदर जा रही है, और पूरे जितने भी उपकरण है आपके वो सब चल रहे हैं। तो पूरा लोड इस तार पर है, पूरा लोड क्या है, इस तार पर है, उसके बाद इस आगे की ओर बटी हुई है। तो ये क्या होगा, अगर 1 घंटे तक मैं इस तार का यूज करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लगातार चल रही है, तो ये तार ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। तार ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। क्यों होने लगा ये गर्म, क्योंकि इसका विद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय हो रहा है। किसी आवेश को प्रवाहित, यानी चालक के अंदर अगर आवेश को प्रवाहित करने में जो एनर्जी लॉस होती है, एनर्जी लॉस किसमें हो रही है, टेम्परेचर के रूप में गर्म हो रहा है। वो एनर्जी लॉस कहाँ हो रही है, टेम्परेचर के रूप में, मतलब गर्म हो रहा है वो। जो एनर्जी लॉस होती है उसको हम विद्युत ऊर्जा कहते हैं। जैसे फैन चला रहे हो आप, पंखा चला रहे हो, ठीक है, पंखा आप 1 घंटे तक कंटिन्यूस चलाओ, 2 घंटे तक कंटिन्यूस चलाओ, ऑटोमेटिक उसका आर्मेचर जो होता है, उसकी जो कॉइल होती है, नीचे का हिस्सा पूरा ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है कि नहीं, तो चलते 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 गर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि उसके आवेश को प्रवाहित होने में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वही आपकी ऊर्जा है, जो कि किसमें निकल रही है, हीट के रूप में निकल रही है। तो आवेश को, किसी चालक में आवेश को प्रवाहित करने में जितनी भी एनर्जी का लॉस होता है वो आपकी विद्युत ऊर्जा के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में निकल जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने खाना खाया, अब हम ऊर्जावान, यानी कि अब हमें पूरी तरीके से एनर्जी आ चुकी है। जैसे एनर्जी किससे आती है, खाना खाने से, तो हमें एनर्जी आ चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, काम करने लगे। तो 1 घंटा काम किया, 2 घंटा काम किया, अब धीरे धीरे काम करने में तो जो एनर्जी जा रही है वो, उसके बाद कुछ एनर्जी हमारी वैसे वेस्ट हो रही है, धीरे 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 वो सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और हमें एनर्जी खत्म हो गई, यानी एनर्जी का व्यय हो गया। तो उसको बोलते हैं हम अपनी पूरी एनर्जी को खत्म कर, पूरी एनर्जी जो है पूरा काम में नहीं लग पाती, थोड़ी बहुत एनर्जी वेस्ट हो जाती है बेसिक कामों के अंदर। ऐसे ही इसमें होता है, जैसे ही करंट आता है तो करंट आ रहा तो काम क्या हो रहा है, पंखा चल रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी पंखा चलने में नहीं है, कुछ एनर्जी किसमें वेस्ट हो रही है, वो कॉइल जो गर्म हो रही है उसके अंदर वेस्ट हो रही है, जिसका कहां पर निकल रहा है, विद्युत ऊर्जा के रूप में व्यय हो रहा है, एनर्जी के रूप में, जिसको बोलते हैं ऊर्जा का ऊष्मीय प्रभाव।
क्या बोलते हैं, ऊष्मीय प्रभाव, यानी एनर्जी ऊष्मा के रूप में बाहर जा रही है। एनर्जी क्या हो रही है, ऊष्मा के रूप में बाहर जा रही है, जिसको बोलते हैं ऊष्मीय प्रभाव। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्या है विद्युत ऊर्जा का पूरा फंडामेंटल। अब देखिए W बराबर बेसिक फॉर्मूला होता है W बराबर BQ। अब इससे देखिए कितने फॉर्मूले बनते हैं, धीरे धीरे बनाते चलते हैं। B बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या बोले तो B बराबर पढ़ा था IR, यहाँ पुट कर दूं फिर क्या है IR क्यूब निकल कर आ गया, फॉर्मूला बन गया W बराबर IR क्यूब। कुछ जमा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं जमा तो चलते जमाते हैं। हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था Q बराबर IT, तो इसको Q की जगह पर रख देते हैं IR, और Q की जगह पर IT, I और I का गुणा कर दे तो I स्क्वायर RT। ये फॉर्मूला थोड़ा सा जमा हुआ लगता है, W बराबर I स्क्वायर RT, एक नया फॉर्मूला बन के आ गया जूल I स्क्वायर RT। तो इन्हीं फॉर्मूले को एक दूसरे में इधर उधर कर देते हैं, बस जहां जहां किसी चीज की जरूरत होती है वहां उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, इसका प्रतिरोध इतना है और 10 सेकंड तक धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, 10 सेकंड तक टाइम दिया हुआ है, 10 सेकंड प्रतिरोध दिया हुआ है और धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो दी हुई है। तो उसमें विद्युत ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बताओ क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप तो यही फॉर्मूला लगाओगे ना, क्योंकि R भी है I भी है और T भी है, तो W बराबर I स्क्वायर RT लगाओगे। आप क्यों इसको लगाओगे, आप किसी को भी नहीं लगाओगे, आप जिसकी जरूरत होगी उसको लगाओगे। हमको इन 3 चीजों के बारे में दिया हुआ है, तो इन 3 चीजों वाले फॉर्मूले को लगाओगे। चौथा फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करने लगा मैं, तो इन फॉर्मूले की जरूरत जैसे जैसे पढ़ती हुई चलती है उसी तरीके से हम इनको सेपरेटली बनाते हुए चलते हैं। तो इनके लिए आपको डेफिनेटली एक याद नहीं रखना कि इस तरीके से रट्टू पोपट की तरह V बराबर W बराबर BQ, W बराबर, आपको सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है, W बराबर एक BQ फॉर्मूला होता है, यस। आपको सभी फॉर्मूले याद नहीं रखने, W बराबर I स्क्वायर RT होता है, इतना होता है, सभी को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, डिराइव किया जा सकता है जैसे जैसे हमको जरूरत पड़ती है। जैसे मैं इस फॉर्मूले को और डिराइव करूं, BQ है तो B और Q है, तो Q का मान मैं N ही रख सकता हूं। चलिए Q का मान N ही रखते हैं। आप एक काम करते हैं, Q बराबर IT रख देते हैं, IT रख दिया। अच्छा B बराबर एक फॉर्मूला होता है, B बराबर क्या होता है, B और I दी हुई है, तो हमको पता है B बराबर IR होता है, तो B का मान IR रख दूं या I का मान निकाल के रख देता हूं, I का मान निकाल के रख दिया, B अपॉन R बराबर I, तो मैंने I यहाँ पर रख दी, W बराबर B अपॉन R, I की जगह पर एक मिनट B तो दी हुई है, B अपॉन R इंटू में T, B का B से मल्टीप्लाई करूं तो B स्क्वायर T अपॉन में R, तो एक नया फॉर्मूला बनकर आ गया B W बराबर B स्क्वायर T अपॉन R। हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि हमको क्वेश्चन के अंदर B दी हुई थी, T दी हुई थी और R दी हुई थी, तो हम इस फॉर्मूले को क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको तो I दी नहीं रखी है, हमको तो B दी हुई है, तो B वाले को लगाएंगे। तो जिस फॉर्मूले की जरूरत होगी हम उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करेंगे, एक दूसरे में कंबाइन करके इन फॉर्मूले को जनरेट किया जाता है। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, आई होप आपको मेरी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं आप सभी से। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होता है। त्वरित मतलब इसको 1 वोल्ट विभवांतर, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट की वोल्टेज देते हैं तो 1 वोल्टेज में कितनी भी स्पीड से चलेगा या फिर जितनी स्पीड वो जनरेट करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा जितनी ऊर्जा अर्जित करता है, यानी अपने पास अर्जित करता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है 1 eV, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻⁹
मात्रक क्या होता है इसका, जूल, जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कैसे समझाता हूं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बताइए, चार ऑप्शन हुए, चारों ऑप्शंस में ये होता है, लेकिन उनके मात्रक चेंज हुए होते हैं, एक में कूलम लिखा होगा, एक में जूल लिखा होगा, एक में कुछ और लिखा होगा। आपको उस वाले क्वेश्चन को टिक करना है जिसमें जूल लिखा हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई आवेश नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, एक ऊर्जा है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा अर्जित करता है, यानी एक ऊर्जा है जिसका मात्रक हमेशा जूल रहेगा। ठीक है, चलिए अब इस चैप्टर का आपका पूरे इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत वाला चैप्टर था उसका लास्ट टॉपिक है वैद्युत सामर्थ्य। वैद्युत सामर्थ्य, सामर्थ्य वैद्युत शक्ति लिख लेते हैं, वैद्युत शक्ति। अब वैद्युत शक्ति क्या होता है, यानी वैद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी की पावर। इलेक्ट्रिसिटी की पावर कितनी है, क्या चीज है इलेक्ट्रिसिटी में, कितनी पावर है इसमें, उसको समझते हैं। तो फॉर्मूला पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला याद करोगे, P बराबर W/T ये होता है। इसके बाद डेफिनेशन बनाएंगे। अब डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, एकांक समय में किसी चालक द्वारा व्यय की गई ऊर्जा, ठीक है, क्या कहलाती है आपकी वैद्युत शक्ति, जिसका मात्रक जूल प्रति सेकंड या फिर वाट, जूल प्रति सेकंड या फिर वाट। देखिए ऐसा कह सकते हो कि एकांक समय की तरह डेफिनेशन बना सकते हो, या फिर किसी वैद्युत परिपथ में व्यय हुई ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं, यानी ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के व्यय होने की दर को, व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय होने की दर को, व्यय होने की दर को ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऊर्जा व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहते हैं, वैद्युत शक्ति कहते हैं। आप चाहो तो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हो, किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा को वैद्युत शक्ति कहते हैं। ऐसा भी डेफिनेशन आप जनरेट कर सकते हो। मैं पहले फॉर्मूला क्यों लिखाता हूं आपको पता, फॉर्मूला मैं इस वजह से पहले लिखाता हूं जिससे कि आपको मैं डेफिनेशन बनाना सिखा सकूं। डेफिनेशन याद नहीं करनी है, समझनी है, इससे समझनी है। किसी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में T बराबर 1 मान लीजिए, एकांक समय में व्यय होने वाली ऊर्जा वैद्युत शक्ति कहलाती है। फॉर्मूला P बराबर W/T, मात्रक वाट, खत्म, टाटा। तो P बराबर W/T। अब यहां से आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे कि W बराबर, अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, W बराबर VQ/T, एक नया फॉर्मूला बनकर आ गया। W बराबर एक और फॉर्मूला पढ़ा था, W बराबर पढ़ा था VIT/T, T से T कट गया, तो P बराबर क्या आ गया, IV। ये लीजिए P बराबर क्या आ गया, IV, P बराबर IV। और अगर कोई फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो और भी बन जाएगा, I² RT एक फॉर्मूला और होता है, W बराबर T से T कट जाएगा, तो P बराबर क्या आ गया, I² R। ये तो सभी फॉर्मूले अपने यूजेस के हिसाब से हैं कि आपको जो जो फॉर्मूले क्वेश्चन के अंदर जैसा जैसा गिवन होता है उसी हिसाब से आप फॉर्मूले का यूज करते हो। तो ये तो बात थी वैद्युत शक्ति की। अब नेक्स्ट टॉपिक लास्ट रह गया आपका किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, जिसमें हम यूनिट का मेजरमेंट करते हैं कि हमने कितनी यूनिट एनर्जी का कंज्यूम किया, कितनी लाइट हमारे घर में आई, कितने यूनिट बनी हमारे घर के अंदर, जो मीटर होता है उसकी कंज्यूमर पावर को चेक करते हैं। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर लास्ट टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट क्वेरी अगर आपको आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आप अपना पूरा कमेंट बताइएगा, कैसा आपको सेशन रहा, कैसा आपको समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत अगर आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अब है आपका लास्ट टॉपिक है ये किलोवाट घंटा। इसको समझते हैं क्या चीज है। किलोवाट घंटा है कि किसी परिपथ में जुड़े 1 किलोवाट के उपकरण में, यानी अगर आपके घर के अंदर कोई भी, जैसे लाइट आ रही है आपके घर के अंदर, तो आप 1 किलोवाट का उपकरण अपने उस मेन लाइन से जोड़ दीजिए। 1 किलोवाट का कोई भी उपकरण आप जोड़ दीजिए,
तो 1 किलोवाट के उपकरण 1 घंटे में जितनी भी ऊर्जा लेगा वो आपकी 1 यूनिट के बराबर होगी। यानी कि सीधी सीधी भाषा में अगर मैं आपसे बात करूं कि एक जो बल्ब होता है कितने का होता है, 100 वाट का होता है। एक बल्ब 100 वाट का, ऐसा समझ सकते हो। जो सूर्य बल्ब होता है वो 100 वाट का होता है। अब 1 किलोवाट में कितना होता है, तो 1 किलोवाट में होता है 1000 वाट। मैं यहां लिख देता हूं, 1 किलोवाट में 1 किलो वाट में कितना होता है, 1000 वाट। ठीक है, 1000 वाट होता है। तो 1 किलो वाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होते हैं। अगर अब मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी परिपथ से जुड़े 1 किलो वाट के उपकरण में 1 घंटे में होने वाली व्यय ऊर्जा 1 किलो वाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है। 1 किलो वाट घंटा का मतलब 1 यूनिट होता है। अच्छा, तो अब मैंने आपसे कहा कि आपकी जो घर की जो मेन लाइन आ रही है जिससे मीटर से कनेक्टेड है, तो आप कुछ भी कनेक्ट मत कीजिए, सिर्फ एक बल्ब कनेक्ट कीजिए जो कि 100 वाट का है। ठीक है, अब मैंने अपने मेन जो मीटर है उससे मैंने 1 किलो वाट जो लाइन है उससे मैंने एक बल्ब कनेक्ट किया जो 100 वाट का है। तो अब मुझे क्या करना है, 1000 वाट बनाने हैं पूरे कंप्लीट। तो 1 घंटे में अगर 1000 वाट कंज्यूम करता है तो मेरा बल्ब 1 यूनिट बनाने तक कितने घंटे तक जलेगा, तो मुझे 10 घंटे जलाना पड़ेगा, क्योंकि 100 वाट का बल्ब है। 10 घंटे में जलाऊंगा जब मैं, तब जाकर मैं 1000 वाट खर्च कर पाऊंगा। और जैसे ही मैंने 1000 वाट ऊर्जा यानी 1000 वाट ऊर्जा मैंने ले ली तो मेरे मीटर में 1 यूनिट बन जाएगी। कितनी, 1 यूनिट बन जाएगी। तो ऐसा ही इसका फंडामेंटल है। किसी परिपथ में जुड़े 1 किलो वाट के उपकरण, 1 किलो वाट का उपकरण मतलब जिसकी पावर कितनी हो, 1000 वाट हो। वाट के उपकरण को अगर 1 घंटे तक मैं चला दूं, 1 घंटे तक चला दूं तो उसमें कितनी एनर्जी बन जाएगी, 1 यूनिट की, 1 किलो वाट घंटा बन जाएगी। एक किसी परिपथ में जुड़े 1 किलो वाट के उपकरण में 1 घंटे में व्यय होने वाली ऊर्जा 1 किलो वाट घंटा या 1 यूनिट कहलाती है। यूनिटों की संख्या कैसे निकाले, वाट गुणा घंटे बट्टे में 1000, वाट गुणा घंटे बट्टे में 1000। जैसे मैं अब इसको सॉल्व कर दूं कि मैंने मान लिया कि एक बल्ब है जो कि 100 वाट का है। कितने का है, 100 वाट का है, और मैंने उसको कितनी देर तक चलाया, 10 घंटे तक चलाया। डिवाइड बाई 100 वाट का है, 100 लिखना, डिवाइड बाई 1000। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 का गुणा 1 में करूंगा तो 1, कितना बना, 1 यूनिट। इसका मतलब एक 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जला दूं मैं, 10 घंटे तक कंटिन्यूस उसको जला दूं तो क्या होगा, 1 वाट यूनिट बन जाए, सॉरी 1 यूनिट बन जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है यूनिटों की संख्या निकालने का, वाट गुणा घंटे बट्टे में 1000 या फिर वोल्ट गुणा एम्पियर गुणा घंटे बट्टे में 1000। ये जो फंडामेंटल्स मैंने लिखे हुए हैं, फंडामेंटल मतलब ये जो कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। एक एक नंबर के क्वेश्चंस में हो सकता है पूछी जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जो आपको याद रखनी है। 1 मेगावाट घंटा बराबर कितना होता है, 10 की पावर 6 वाट घंटा। और 1 हॉर्स पावर, जिसको हम बोलते हैं हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर में कितनी वाट होती है, 746 वाट। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ठीक है, तो ये सभी चीज आपको याद रखनी है। और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ में समझ में आया। अगर आपको इस सेशन से रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है समझने में या फिर कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी के साथ में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जिस किसी भी बंदे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको सेशन बिल्कुल अच्छा लगा है और आपने यहाँ तक पूरा देखा है, यहाँ तक जिस किसी भी स्टूडेंट ने पूरा वीडियो को देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद। अपना कमेंट जरूर बता के जाए कि आपको उसको सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 4 की तरफ, जो शायद आपके चैप्टर लास्ट चैप्टर है इस फिजिक्स की सीरीज का।